अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट 2021 ये लॉ इंप्लीमेंट होने को है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे सनतें, हमारे कारोबार, हमारी कंपनियां बड़ी प्रॉब्लम का शिकार इस वक्त हो सकती हैं। इसी हवाले से हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात की। आज जरा रिकैप करेंगे मारूफ सनतकार मसूद नकी का इस अमेंडमेंट के हवाले से क्या कहना है, आइए देखते हैं। एक तो बात ये है कि जिस ऑर्डिनेंस की हम बात कर रहे हैं ये एक रिफॉर्म्स की तरफ एक स्टेप है और ये रिफॉर्म्स आते रहते हैं, आने चाहिए हैं। हमारा आमतौर पे टैक्स पेयर्स का हमेशा से ये रहता है, एक सवाल रहता है सरकार से, एफपीआर से कि जी टैक्स नेट आप नहीं बढ़ाते, आप उन्हीं लोगों को बर्डन करते रहते हैं जो टैक्स पेयर्स हैं। तो उस हवाले से अगर इसको देखा जाए तो ये सारी चीजें जो ऑटोमेशन की बात हो रही है, टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही है, टैक्स नेट बढ़ाने की बात हो रही है, जो लोग कारोबार कर रहे हैं टैक्स नहीं देते हैं उनको शामिल करने की बात हो रही है, तो ये तो सारी चीजें अच्छी हैं, ये बुरी नहीं है, पॉलिसी बुरी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें क्वेश्चनेबल है, बहुत सारी चीजें बात करने वाली हैं। और वो बात करने वाली ये है कि जो बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो डिजिटल पेमेंट पे और जो चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क शायद नहीं पड़ रहा है इस पे। एक्सपोर्टर्स को, जीरो रेटेड इंडस्ट्री को, बहुत सारे लोगों को इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो फर्क पड़ रहा है पूरे बिजनेस में, जो बेचैनी है वो ये है कि ये एब्रप्टली एकदम से एक ऑर्डिनेंस आया है जिसके लिए लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जैसे 1996 में जब सेल्स टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और एक केओस मच गया था, ये बिल्कुल वैसे ही केओस शुरू हो गया है। इसको मेरे ख्याल में एक तो स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए था और इसको थोड़ा सा टाइम लोगों को प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए था और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज होता। अगर आप आज 15 तारीख को नोटिफिकेशन निकालते हैं, 16 से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, आपका सही है या गलत है अभी इसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आपका पूरा सिस्टम, आपका स्ट्रक्चर जो है इसके लिए रेडी नहीं है, इसलिए ये आपको इतनी ज्यादा सप्लाई चेन जो है इस वक्त आपकी सेल ऑफ चेन जो है वो कंप्लीट नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि 2.5 लाख से ऊपर का आप जो है किसी को माल आप चेक के थ्रू नहीं देंगे, वो आप बाउंड हैं आपके डिजिटल ट्रांसफर में। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में माल जो है काम क्रेडिट के ऊपर होता है और वो बैक्ड बाय पोस्ट डेटेड चेक्स। ये पोस्ट डेटेड चेक अगर खत्म कर दे, निकाल दें इनको, जमानत को निकाल दें और ट्रांसफर के ऊपर आ जाएं तो कैसे आप धंधा करेंगे नकी साहब? देखिए, आपकी बात सही है। ये मैंने आपको जहां पे बात मेरी रुकी थी वो यही था, मैं बात सारी यही करना चाह रहा था कि ये जो चेन है ना पूरी, ये रेडी नहीं है इसके लिए। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा ये स्टेप सारे सही है। मुझे कतई तौर पे इन सारे स्टेप्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता कि अगर कोई चीज ऐसी है कि जो बिजनेस एथिक्स से अलग हो रही है, नहीं है, ये सारी चीजें ठीक है। जो भी आदमी जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको सीधी करनी चाहिए, जो टैक्स में नहीं है उसको आना चाहिए, बट आप अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये सारी इतनी तेजी में जो ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं ये बड़ा केयरफुली लिखा गया और बड़े एक्सपर्ट लोगों ने लिखा है। और मैं आपको बताऊं कि इस पे शायद बहुत जमाने काम हुआ होगा इसके ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अपने सिस्टम्स को पहले इसके लिए गैरअप आपने कर लिया। सबसे पहली बात यह है आपकी फील्ड टीम जो है क्या केपेबल है इसको हैंडल करने की, क्या आपका आईटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है, या फिर आप इसको रैंडमली लेके चले जाएंगे। ये वाली चीजें रैंडमली नहीं होती हैं, ये वाली चीजें जो है बड़ी एक्यूरेसी के साथ होती हैं। आई डोंट रियली थिंक कि प्राल और एफपीआर आईटी के हवाले से और ऑटोमेशन के हवाले से इस चीज के लिए रेडी है। ये मेरा सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात ये है, देखिए मैं आपको बताऊं इमरान साहब, मसला ये है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर है। हम लोग भी एक चीज को फेस करते हैं, हमारे पास कभी ना कभी पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है जो कि जीएसपी प्लस का एडवांटेज है, वो लिंक हो जाता है जाकर के एफएटीएफ के साथ। एफएटीएफ में जब जाते हैं तो वहां पे एफटीआर के फाइंड सारे जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो डिस्कस होते हैं। फिर यहाँ आकर के हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का और टैक्सेशन का, और ये मुझे रिफॉर्म्स और भी बहुत सुनने में आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें डिजिटाइज होने वाली हैं। तो
मैं कहता हूं सब करते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप करें। आप एक अभी ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं और उस ऑर्डिनेंस में इतने हार्श स्टेप्स हैं, आपके 2 लाख 5 लाख 10 लाख और 20 लाख के जो इसके ऊपर वो जो फाइन इम्पोजिशन है, पेनल्टीज हैं। आपको पता है ये जो काम करने वाले हैं, जो रजिस्ट्रेशन या ना रजिस्टर होने के लिए या कभी किसी वजह से गलती से कोई काम हो गया, तो उनकी फैसिलिटी है इतना काम करने वाली। मदद, मुआवनत और रहनुमाई करने के बजाय एफबीआर जो है वो धौंस धांधली और थानेदारी वाला निजाम जो है वो लेकर आ रहा है। माय पॉइंट इज दिस के जो एक एक्सेस है, असेसमेंट होती है एफबीआर की होनी चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ वो नहीं है। 65% इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं। पूरा मुल्क जो है एफबीआर ने एक विदहोल्डिंग एजेंट बना के रख दिया है। ये डायरेक्शन सही है या सही नहीं है? देखिए इमरान साहब, मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। पहली बात तो ये है कि जो मीसा बात कर रहे हैं ना, धौंस धांधली या बदमाशी या जो भी है, मैं तो ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। मैं आपको अर्ज करूं कि जितने टैक्स के ऑफिसर्स हैं, जो चेयरमैन से लेकर के नीचे तक हैं, मैं उन लोगों से सबसे वास्ता है, मेरा रीजनल में भी वास्ता है। मैं इस बात को आपको हतमी तौर पे ये कह रहा हूं, ये बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम समझ लें इसको, हमें ना इस पे बैठ के बात करनी चाहिए। मैं सबसे पहली बात आपको करूंगा कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये सही रास्ता नहीं था। एब्रप्टली एकदम से किसी को एकदम से अंडर प्रेशर करने का, आपकी बिजनेस कम्युनिटी किसी भी लेवल की हो वो तैयार नहीं है इसके लिए, ठीक है। आप एक ऑर्डिनेंस निकाल दें, प्रैक्टिकल नहीं है, लोग फिर रोडों पे आ जाएंगे, फिर लोग आकर के कर लेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एफबीआर ने एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम निकाली है, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये स्कीम 2 साल में खत्म हो जाएगी, ये नई शुरू हो रही है। तो बिल्कुल इतना पर्टिनेंट चीज है कि भाई लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट करते चले जाएं और उसको दूसरे वाले को छोड़ दें, वो आउटडेटेड होती जा रही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अडॉप्ट होने वाली हैं और होनी चाहिए। हम हर वक्त ये बात करते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, टैक्स नेट नहीं है, बर्डन इनके ऊपर चला आ रहा है, उनके ऊपर चला आ रहा है। मेरा सिर्फ इसमें कंसर्न ये है कि आप स्टेक होल्डर्स को, जिसने ये टैक्स देना है, जिसने रजिस्ट्रेशन करानी है, जिसने कस्टम के साथ डील करना है, उसको सबसे पहले ये पूछ ले इसमें से चीज कौन सी गलत है। तो आपने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी में मसूद नकी साहब का क्या कहना था। अब हम जायजा लेंगे कि माहिर टैक्स उमूर डॉक्टर इकरामुल हक इस हवाले से क्या कहते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मसूद नकी साहब क्या कह रहे थे, और जाहिर है कि बहुत पेचीदा मसाइल आगे चल के आ सकते हैं। मजीद हम जानेंगे डॉक्टर इकरामुल हक माहिर टैक्स उमूर, अनवर काशिफ मुमताज भी माहिर टैक्स उमूर हैं, और असद अली शाह जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, मालियाती उमूर के ऊपर महारत रखते हैं। उनका इस पर्टिकुलर लॉ के हवाले से क्या कहना है, आइए देखते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है कि आप अगर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो उसके लिए ना तो कोई पहले ही आपने डिबेट की, ना ही इसको लाते हुए आपने कोई मुशावरत की और एकदम से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए आप उसमें नाफिज करना चाहें। तो वैसे भी ये अगर देखा जाए तो ना से कोई अच्छी चीज है, और ऐसे मामलात में तो बहुत जरूरी होता है कि जब आप इतना बड़ा कदम आ रहे हैं तो सब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें और इसके ऊपर डिबेट होती और इसके जो जिम्मेदार थे, जो इसके मामले में जारी इसको लेकर आगे चलते। और फिर आपने देखा कि खास कंपनीज को जो अगर आप टारगेट करेंगे तो उससे जो है एक ये भी एहसास पैदा होगा कि हम की कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस को डिस्करेज कर रहे हैं, बजाय कि उसको हम
अपने कारोबार को हम जो है कंपनीज की तरफ लेकर आए, आप कंपनीज से बनाने। जरा नाजरीन के लिए इसको बताते चलें कि हुकूमत ने इस वक्त एफबीआर ने जो चीज की है कि 2.5 लाख से ऊपर की पेमेंट जो है वो कोई भी कंपनी जो है वो चेक के थ्रू नहीं करेगी, उसको डिजिटल मोड में करना होगा। और पाकिस्तान में पूरा का पूरा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, कारोबार का निजाम, वो क्रेडिट के ऊपर होता है और हर स्टेज के ऊपर आपके मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ये पूरी चेन जो है ये चेक के ऊपर चलती है, पोस्ट डेटेड चेक्स के ऊपर चलती है। तो इस निजाम को डॉक्टर साहब जब इन्होंने पहले एकदम से खत्म कर देना चाहा, देन उसके बाद 40 डेज का ग्रेस पीरियड दिया, इसका मतलब ये है कि एफबीआर खुद उसकी प्रिपरेशन इस हवाले से नहीं थी, वो इसकी हसासियत को नहीं समझ रहा था कि कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर ये पहले सोच समझ कर सब लोगों को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके लिया जाता और इस सप्लाई चेन में सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको साथ मुशावरत होती, तो फिर जरूरत न पड़ती कि हमें इसको जो है कुछ दिन के लिए मौखर करना पड़ता। और अभी भी आप देखें तो बहुत अभाम है कि डिजिटल मोड जो है वो कंपनीज के लिए अगर आप ला रहे हैं तो फिर जो उसके आगे वेंडर्स हैं जिनके पास ना तो बैंक अकाउंट्स है, ना उनके पास कोई और ऐसा जरिया है जिससे आप डिजिटल मोड में उनको पेमेंट्स कर सके, तो इससे एक बहुत मुश्किल पैदा होगी। कुछ बैंक जो है वो तो अब अपने कौन सा जो है बिजनेस अकाउंट जाहिर करेंगे। अब बैंक की तो ब्रांचेस भी पेमेंट्स करती हैं, उनका जो हेड ऑफिस है वो भी पेमेंट करते हैं, और बैंक खुद तो कोई अपना डिजिटल मोड नहीं रखता है। तो इस तरह के जो सवालात पैदा होंगे कि जिसके जरिए आपने डिजिटल पेमेंट की सेटलमेंट करनी है वही क्लियर नहीं है। ठीक, अनवर काशिफ आपकी तरफ आता हूं, क्या फीडबैक इस वक्त आपको मिल रहा है कम्युनिटी से? और दूसरा ये कि 40 डेज का एकदम से ग्रेस पीरियड दे दिया, वेल थॉट यही थी, ये इस वक्त आ रही है सामने कि खुद एफबीआर जो है वो प्रिपेयर नहीं था, इसकी हसासियत उसको नहीं पता, और ग्रेस पीरियड के बाद भी क्या इसको खत्म किया जा सकता है? क्योंकि इस वक्त तो बहुत सरापा एहतजाज है बिजनेस कम्युनिटीज के ऊपर। अनवर बहुत शुक्रिया इमरान। बेसिकली देखें, बात यह है कि लोगों को कंसर्न तो है, बहुत सीरियस कंसर्न है, बिकॉज ये बिजनेस को करने में बड़ा इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपने पहले बात की, मैं उस तरफ जाऊंगा कि ऑर्डिनेंस की आपने बात की, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो पाकिस्तान में आया ही ऑर्डिनेंस के जरिए, कभी एक्ट के जरिए आया ही नहीं है। तो पार्लियामेंट ने तो कभी कोशिश ही नहीं की कभी एक्ट पास हो, और ये जो सूरत है ये इसी तरह चलती रही है डॉग बेसिस पे। लेकिन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो वेरीफाई हो। अब वेरीफाई जो है वो क्रॉस चेक के जरिए भी होती है, पे ऑर्डर के जरिए भी होती है, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी होती है, उसमें मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स होते हैं। उन अरेंजमेंट्स को अगर आप बिजनेस से निकाल देंगे तो बिजनेसमैन के लिए अपनी बिजनेस है उसको करना मुश्किल हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन आपको लेके आना चाहिए, क्योंकि आप मोबाइल फोन डिजिटल उसमें है, लेकिन इसको अब मेरा सुविधा से ये कह रहा हूँ कि ये ऑप्शनल होना चाहिए। लोगों के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो करना चाहें तो करें, लेकिन इसके साथ साथ इसमें ये भी देखना है कि इसको सिक्योर कितना किया गया है, और ये कितना मतलब जो है ऐसा है कि इसको कहीं किसी जगह कोई आपका पासवर्ड या कोई चीज हैक नहीं हो जाए। हैविंग सेड दैट, जो भी बिजनेस कम्युनिटी है वो इस तरह के इल्जाम को वो कहते हैं कि हमारे लिए हार्डशिप क्रिएट हो रही है, क्योंकि विदाउट कंसेंसस ये चीज लेके आई गई है। और जैसा आपने कहा कि 40 दिन का उन्होंने ग्रेस पीरियड दिया है, तो ये प्रिपरेशन मेरे ख्याल में नहीं थी, और ये FATF की कोई कंडीशन होगी उसको फुलफिल करने के लिए लाया गया। लेकिन मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटीज जो आपके बिजनेसमैन हैं उनके साथ बैठ के एक मूविंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि बिजनेस चलते रहे और FBR जो अचीव करना चाहे वो भी अचीव कर लें। क्योंकि फिर हुकूमत जो है वो टोटली मशीनों के ऊपर डिपेंड करना चाह रही है। इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके ऊपर बहुत लेन देन हो रही है। फिर दूसरी बात, आप अगर मुआशी लिहाज से बात करें जाए तो पॉइंट ऑफ सेल्स जो है ये मशीनें इनका के ऊपर बहुत बात हो रही है। फिर डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। तो हुकूमत बिल्कुल इनकलाब लाना चाह रही है, डिजिटाइज कर दे, मशीनों के ऊपर लगा दे सारी चीजों को। जी बिल्कुल सही है। मशीन के साथ भी जो इंसान का जो है फेमिलियर होना भी तो जरूरी है, और उसके लिए एक ओवरऑल इन्वायरमेंट भी तो जरूरी है। आप गवर्नमेंट की कितनी कॉर्पोरेशन है जो कुछ कंपनीज है, क्या वो पेमेंट कर पाएंगे डिजिटल मोड के अंदर? पहले तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपने इतनी भी ज्वाइंट कॉर्पोरेशन बना रखी है जो कंपनी की डेफिनेशन में खुद आती है। खुद सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है। तो क्या हुकूमती अदारे जो हैं या उनकी जो कॉर्पोरेशन है, चाहे वो प्रोविंशियल है या वो फेडरल है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो डिजिटाइज हो सके? तो पहले आप अपनी ई गवर्नमेंट और पहले डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कर ले, प्रोटेक्शन ऑफ
आप देखिए डेटा कोई यहाँ है नहीं है। अगर आपके यहाँ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ही नहीं है तो आप किस तरह से एक डिजिटाइजेशन के माहौल की बात कर रहे हैं? तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि आप दरअसल एक खास सेक्टर को जो कि सिर्फ कंपनीज का है और जो बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा कि सिर्फ 34-35 हजार कंपनीज की रिटर्न्स आती हैं और उसमें भी आप देखें ज्यादातर की जो रिटर्न्स हैं वो आपको मिलती है नील की मिलती है। और फिर आप कैसे इस मुल्क के अंदर जो है वो एक आगे बढ़ने वाली कॉर्पोरेटाइजेशन के निजाम के जरिए अपने बिजनेस के उस माहौल को बदल सकेंगे जिसकी जरूरत है? तो ये तो आप कह सकते हैं कि एंटी कंपनी किस्म का आप एक कानून लाकर और फिर आप वो काम भी चलता रहेगा जो पहले यहाँ चलता था, और उसके साथ ये आप अपना नुकसान ये करेंगे कि कोई भी कंपनी की तरफ नहीं आएगा और कोई भी कंपनी बनाना। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले तो ये कि आप बजट लेकर आए और बजट के बाद 4 महीने बाद आप ऑर्डिनेंस की सूरत में इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आ गए। ये इसके ऊपर कंसल्टेशन होना नहीं बनता था, इसके ऊपर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं बनती थी, इसके ऊपर असेंबली के अंदर बात होना नहीं बनता था। ये तो आप बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट लेकर आ रहे हैं और इस शिफ्ट से बहुत बड़ा नुकसान का अंदेशा है। जी बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। देखें, ये इस तरह का प्रोविजन, पहली बात तो ये है कि जो इनकम टैक्स हैं या फिस्कल चेंजेस जो भी हैं वो ऑर्डिनेंस के साथ जो है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो टैक्सेशन है वो सिर्फ पार्लियामेंट की को पावर है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इस पे आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के भी केसेस हैं, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि टैक्स जो है उसको सिर्फ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही लगा सकते हैं या मतलब वही उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये सारी चीजें साल में एक मरतबा जब बजट होता है तो फाइनेंस बिल के थ्रू अमेंडमेंट्स होती हैं, तो जब वो प्रपोजल्स भी लिए जाते हैं फिर उस पर भी डिबेट होती है। ये ऑर्डिनेंस के साथ जो है ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और आपने देखा कि वो इन्होंने ये जो डिजिटल पेमेंट्स की बात की है, देखें ख्याल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन पहले पाकिस्तान को पूरा डिजिटाइज करना पड़ेगा। इस वक्त जो है ये चीज खुद ही रियलाइज कर ली, और वो भी सिर्फ कंपनीज के लिए इन्होंने जो इम्पोज किया है तो वो ऑलरेडी उसको डिले तो कर दिया है बिकॉज इट इज इम्प्रैक्टिकल वो एस्पेक्ट जो है। तो मेरा तो ये इसमें ख्याल है कि ये बिल्कुल ही गैर जरूरी है। पूरा कानून जो है दोबारा इसको पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए अगर बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि अभी IMF का रिव्यू होने वाला है, तो हो सकता है और भी कोई चीजें अगर हैं तो ये सारी चीजें जो है ना उस पूरी डिबेट होनी चाहिए। टैक्स लॉज में रद्दोबदल जो है बगैर डिस्कशन के बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। असल में जाहिर है कि हमारा मुल्क का जो फरसूदा निजाम है, हम इसमें एक इनकलाब चाहते हैं, लेकिन ये इनकलाब इर्तिका से आएगा और इर्तिका जो है वो वक्त तलब होता है, उसको वक्त लगता है। उसमें ये नहीं होता कि आपने ऑल ऑफ सडन एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में आप एक लॉ लेकर आ गए और आपने उसको पास करा लिया, फिर चीजें और मजीद खराबी की तरफ आती हैं। कॉर्पोरेट कल्चर पाकिस्तान का कितना मुतासिर होगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है, लोगों में कंपनीज बनाने का रुझान जो है वो हौसला शिकनी होगी। आप काम करें फिर उसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आप प्रोप्राइटरशिप में काम करें, पार्टनरशिप में काम करें, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के अंदर काम करें, कंपनीज ना बनाएं। कंपनीज बनाएंगे फंसेंगे। जी बिल्कुल सही है। इस पे सिर्फ मैं एक और कमेंट करना चाहूंगा आपके सवाल कॉर्पोरेट साइड पे आने से पहले। मैं आपको ये निशानदेही कर दूं कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें कि ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसी इशू पे स्टार्ट हुई थी। अगर आप 18वीं सदी में 1770s में इंग्लैंड ने जब वो कॉलोनी होते थे, किंग ने वहां पर ये ट्रेड होती थी आपकी इंडिया से। ईस्ट इंडिया कंपनी चाय की ट्रेड करती थी और उस पर उन्होंने टैक्स लगाया था, और उसी पे वो बड़ी मशहूर है जो बॉस्टन टी पार्टी हुई, उन्होंने चाय जाके गिरा दी और ये मूवमेंट शुरू हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यू नो।
तो ये फंडामेंटल दुनिया की हिस्ट्री में भी है ये कि अमेरिका की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसी बात पे हुई है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि टैक्सेशन हैज टू बी थ्रू द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। और आपने सही कहा कि इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमारा तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो मुशर्रफ साहब के जमाने में 2001 में आया था जब डेमोक्रेसी नहीं थी। तो चलें वो कई लॉज अनफॉर्चुनेटली एक अच्छी खासी हमारी तारीख है कि हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं रही है और कई लॉज बने हैं ऑर्डिनेंसेस के थ्रू, लेकिन बाद में वो रेटिफाई हुए हैं। तो लेकिन अब तो नहीं करना चाहिए ना, अब तो आपके पास पार्लियामेंट है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही ये निशानदेही की है। असल में देखें जी, सारा हमें तो प्रमोट करना चाहिए कॉर्पोरेट कल्चर को। बाकी दुनिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो हैं वो इंडिविजुअल टैक्सेस से काफी कम रखे जाते हैं, क्योंकि आप उस पे हमारे यहाँ तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी जो है वो काफी ज्यादा 28-29% है। फिर डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स है, तो मतलब वो 15% वो हो जाता है। तो उसके अलावा WPPF पे मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स है, तो बहुत ज्यादा टैक्सेशन एज इट इज हमारा जो है ना एंटी कॉर्पोरेट टैक्सेशन लॉ है। ठीक है। और ये भी आपने देखा कि ये जो डिजिटाइजेशन, जो कि बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में पहली बात तो ये है कि जो डिजिटल पेमेंट्स जो है हार्डली 5 to 10% होंगी। ये कैसे होगा? डिजिटल पेमेंट्स जो हैं एक आपके कह देने से तो नहीं होता ना। ये तो मतलब उस पूरी मैंने बात की कि अभी आप ऑर्डिनेंस के थ्रू ना करें, लेकिन इवन अगर आप एक्ट के थ्रू भी करेंगे तो ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है इस वक्त। ये सूरत हाल पूरी आप देख रहे हैं। इसके बाद एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि बैरिस्टर खुर्रम अब्बास का इस लॉ, इस ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या कहना है। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं टैक्स अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट लॉ के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक क्योस मचा हुआ है। हम जानेंगे कि खुर्रम अब्बास, बैरिस्टर खुर्रम अब्बास का इस हवाले से क्या कहना है। माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट, जो कि कराची टैक्स बार के प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ ही साथ काशिफ अनवर साहब भी माहिर टैक्स उमूर हैं, क्या कहते हैं इस पर्टिनेंट लॉ के हवाले से। ये बड़ा फंडामेंटल इशू है जिसे उठाया गया है यहाँ पे। जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो बड़ी मुतासर होती है पाकिस्तान, किसी भी मुल्क में जहां कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां पे खासतौर पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर वहां का एक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर होता है आइन का, जो इस बात का मुतकादी होता है कि जो फिस्कल लॉज हैं उनके अंदर किसी भी किस्म का रद्दोबदल जिसमें लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाने हैं या टैक्स का लॉ है, उसके अंदर कोई प्रोसीजरल चेंज भी करना है, तो जो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास इख्तियार है। आप देखिए कि हमारे आइन में भी नेशनल असेंबली के पास बजट को अप्रूव करने का इख्तियार है, ना कि सेनेट के पास है। नेशनल असेंबली इज ऑलमोस्ट ऑल इन ऑल, वो इसलिए कि वो जितने भी मेंबर्स बैठे हैं वहां वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल हैं। तो आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट है, आप उस स्पिरिट को ट्रैम्पल करते हैं या उसको बिल्कुल आप बाईपास करते हैं जब आप एक ऑर्डिनेंस लाकर फौरी तौर पर आप फिस्कल लॉ के साथ किसी किस्म की आप टिंकरिंग करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप ऑर्डिनेंस लाते हैं तो 3-4 महीने का टाइम होता है जिसमें आपने उसे डेफिनेटली पार्लियामेंट से, असेंबली से अप्रूव करवाना होता है। वो जो 3-4 महीने होते हैं उसमें ऑर्डिनेंस चूंकि आइन के तहत एक लॉ है, आप वो एनफोर्सेबल हो जाता है। 3-4 महीनों में आप जो टैक्स कलेक्ट करते हैं या जो उसका मैनर इख्तियार करते हैं, कल को अगर असेंबली उसे सेट एट नॉट कर देती है और उसे अप्रूव नहीं करती है, तो वो जो 3-4 महीने हैं उनका क्या होता है, ज्यादती हो गई। और कई दफा यूं भी होता है स्टेट ने कलेक्ट कर लिए होते हैं तो वो रिफंड भी नहीं होते। तो ये जो सिस्टम है ये दोनों तरह से एक मैं समझता हूं जब भी आप फिस्कल स्टैट्यूट लाते हैं, कई दफा आप लॉ को तो कई दफा ओबे कर लेते हैं, लेकिन मोरालिटी और उसके पीछे जो ट्रस्ट है और एक स्पिरिट ऑफ द लॉ है वो सारा कुछ ब्रोकन हो जाता है। ठीक है। तो
लिहाज से लीगल क्राइसिस होता है। एक हमारा जो सप्लाई चेन है इस वक्त राइट अवे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल, कंज्यूमर, ये पूरा का पूरा जो है क्रेडिट के ऊपर बेस करता है और हर लेवल के ऊपर जो है वो चेक, आपके पोस्ट डेटेड चेक्स, अकाउंट बेस्ड चेक जो है वो उसको सिक्योर करते हैं। या तो अगर ये सिस्टम वैट के ऊपर होता, वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर होता तो शायद थोड़ी आसानी हो सकती थी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हुकूमत की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस है बाय वर्च्यू ऑफ डेफिनेशंस वो खुद कंपनीज के जुमरे में आती हैं, आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो खुद कंपनीज के जुमरे में आती हैं। क्या वो ये डिजिटल मोड जो है अपनाएंगी, वो तैयार होंगी? उनके पास है इतनी कैपेसिटी जो हुकूमत ये सबको करना चाह रही है? सिंपली बिल्कुल भी कोई कैपेसिटी नहीं है, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि पूरी दुनिया के किसी मुल्क के पास भी 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की कैपेसिटी है तो ये गलत बात है। कैपेसिटी नहीं है। पूरी दुनिया की ट्रेड देखिए, इस वक्त 25% ऑफ द ट्रेड है जो डिजिटलाइज्ड है। दुनिया पूरी का नॉलेज 25% भी नहीं है जो डिजिटलाइज्ड है कुछ भी। दूसरी बात ये है, ये देखना होगा कि हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, फिर डिजिटलाइजेशन करनी है। हमने करना क्या है? अगर तो डॉक्यूमेंटेशन पहले हमारी तो 70% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड, बिल्कुल पहले उसे डॉक्यूमेंटेशन तो कर लें। उसके लिए हमें बड़े बहुत ज्यादा मदारिज हैं, स्टेजेस हैं जो तय करनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है, फिर जाके डॉक्यूमेंटेशन होगी। उसके बाद अगर आप डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे और डिजिटलाइजेशन का भी आप प्लान लाते हैं, 10 साल प्लान लाते हैं, 5 साल लाते हैं, 20 साल लाते हैं, किसी भी अनप्लान्ड आप बिल्कुल मुंह उठा के लॉ पास कर देते हैं, तो ये ऐसे ही है कि आप अपने मुल्क की इकोनॉमी के व्हील के अंदर कोई रॉड फंसा देंगे और कहेंगे अच्छा भाई अब चलो। एग्जाम्पल दूं कि मैं आईआरएस आया है 2014 से, हर साल ये प्रॉब्लम आए सिवाय लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर पूरा साल सिस्टम बिल्कुल सही चला, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इस दफा तो 13 अगस्त से लेकर आज तक, 14 अगस्त से लेकर आज तक सिस्टम जो है वो इंटरमिटेंटली जो है वो बिल्कुल ही, कभी बिल्कुल पूरा 6-8 घंटे के लिए क्रैश कर गया और कभी कभी जो है घंटा 2 घंटे भर के लिए क्रैश किया। और जब से कल अनाउंस किया था एफबीआर ने कि जी वो डेट नहीं बढ़ाएंगे और जो लोग एक्सटेंशन फाइल करेंगे सिर्फ उन्हीं को एक्सटेंशन ग्रांट होगी, तो आज सुबह से तो सिस्टम ने जो है बिल्कुल हमें जो है वो कह दिया कि जी थैंक यू वेरी मच, डोंट नीड टू कम टू मी बिकॉज आई विल नॉट ऑपरेट। और उसमें हुआ ये कि एंग्जाइटी, केओस और मेंबरों के दरमियान जो है एक ऐसी परेशानी की फजा रही कि जिसके बाद मैंने जो है कराची टैक्स बार के प्लेटफॉर्म से मैं चीफ कमिश्नर से मिला जाके और मैंने कहा कि जी आप लोग मैनुअल एक्सटेंशंस को एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि आईआरएस का सिस्टम नहीं चल रहा है। उन्होंने काइंडली जो है हमारी बात को वैलिडेट किया उसी वक्त और उन्होंने ये हमें कहा कि जी हम जो भी मेंबर आके या जो भी टैक्स पेयर आके काउंटर पे एप्लीकेशन मैन्युअली जमा कराएगा तो हम उसको न सिर्फ एंटरटेन करेंगे बल्कि उनको एक्सटेंशन भी ग्रांट करके देंगे। मैंने उनसे कहा कि सर ये याद रखिए कि कहीं अगर 1 या 2 लाख लोग आ गए, आपके पास आ गए रिटर्न जमा कराने के लिए एक्सटेंशन की एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे वसूल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सिस्टम है इसको सीमलेस होना चाहिए, इसको फॉल्टी नहीं होना चाहिए। हमने जो है एफजीआर को खत लिखा था। काशिफ अनवर की तरफ आएंगे। काशिफ, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है जो कह रहे हैं कि 13-14 अगस्त से आज तक डेली ये देखा जा रहा है कि 2-4-5 घंटे के लिए सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, फिर एक तरफ हुकूमत कह रही है डिजिटाइज मोड में आप आए, डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर आप आए, टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन करें, और साथ में हाल यह है कि आखिरी दिन आपका सिस्टम जो आखिरी दिन क्या पिछले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपका सिस्टम जो है वही नहीं चल पा रहा। ये सूरत हाल आपकी तरफ भी देखने में आई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही था। बल्कि मैं यहाँ पर निशान मर्चेंट साहब की बात को ऐड करता चलूं कि एफपीआर ने अपने पोर्टल पे भी ये कहा था कि वो दिन में 10 से 2-2:30 बजे तक हमारा पोर्टल काम नहीं करेगा। तो देखें, जब पोर्टल काम नहीं करेगा तो फिर हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जितने पाकिस्तानी हैं वो अपनी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो टाइम पे जमा करवा सकें। और गाहे बगाहे 15 रोज में ये हमारा जो एफबीआर का सिस्टम है, बल्कि पूरा साल ये ठीक काम करता रहा है, और जब वक्त बहुत नजदीक आ गया रिटर्न्स जमा कराने का तो इसने काम करना बंद कर दिया। और एक आधे रोज से तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और आज बल्कि बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही थी कि टैक्स ये चल ही नहीं रहा है, तो बताएं क्या एक्सटेंशन हो रही है कि नहीं हो रही। और देखिए, अब बात ये है कि अगर पूरा 2 हफ्ते काम नहीं हुआ और हम ये प्रॉब्लम्स भी देंगे, 1 महीना कोविड भी था, स्मार्ट लॉकडाउन्स भी थे, अगर आप ऐसे करेंगे और एकदम प्रेशर डालेंगे, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं चल रहा,
तो ना ही रिटर्न्स लोग डाल सकेंगे और ना ही लोगों को दो फैसिलिटेशन चीजें काशिफ, दो चीजें, एक तो ये कि आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाए, इतने लोग रिटर्न्स फाइल करने आ जाएं कि आपका सिस्टम बैठ जाए और आप उसको केटर ना कर पाए और उस वजह से आपने एक्सटेंशन दी। और दूसरी वजह है कि चूंकि आपका सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट है और इतने लोगों को केटर नहीं कर पा रहा था, इसलिए आप जो है वो एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। एक तरफ आप जो है बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, दूसरी तरफ आपका फेलियर है। इस फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। और देखिए, यहां पर हमारी कोताही नहीं थी। जितने टैक्स पेयर्स थे उनकी रिटर्न्स टाइम पे इसलिए नहीं गई हैं कि एफबीआर का सिस्टम पिछले 15 रोज से तो ठीक चल ही नहीं रहा है। तो जब आपका सिस्टम ठीक नहीं चल रहा तो ये दिमाग में बात वैसे ही आ गई थी कि क्योंकि अब सिस्टम ठीक नहीं चल रहा तो एक्सटेंशन मिलेगी। इस वजह से भी लोगों ने अपनी एक्सटेंशन, अपनी जो तैयारी है रिटर्न्स की, वो कम करनी शुरू कर दी। और एक तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने डेट एक्सटेंड की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे लिए डेट एक्सटेंड नहीं की, उन्होंने अपनी एफबीआर की वजह से भी डेट एक्सटेंड की है कि एफबीआर का पोर्टल सही काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब जीशान आपकी तरफ आता हूं। प्रॉब्लम यह है कि जो इस वक्त हम टैक्स थर्ड जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है, इसमें इसके तहत जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी पाबंद कर दिया गया है कि वो 2.5 लाख से ऊपर की जो ट्रांजैक्शंस है वो अकाउंट पेज पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू नहीं करेंगे। उनको पाबंद किया जा रहा है कि वो डिजिटल मोड के ऊपर आए। तो पूरा पाकिस्तान डिजिटल मोड के ऊपर आए, ये सिस्टम तैयार है। यही आपका जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी और पूरा सिस्टम आप समझते हैं कि ये साजगार माहौल है इतने बड़े चेंज के लिए, पॉलिसी चेंज के लिए? अगर ये साजगार होता और ये तैयार होता तो ये खुद नवंबर तक इसको डेफर नहीं करते इस अमेंडमेंट को। इसका मतलब है ना सिस्टम तैयार था, ना इसका मतलब है ना अवेयरनेस दी गई थी, ना इसके लिए पहले से किसी को प्रिपेयर किया गया था। होता ये है, मेरा हमेशा से एफबीआर के साथ एक आर्ग्यूमेंट रहता है कि आप सोचे समझे बगैर इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं कोई नया लॉ लाके, और फिर बाद में आपको रियलाइज होता है ओ ये तो गलती हो गई। ये जब तक इस चीज को खत्म नहीं करेंगे तो नवंबर में तो सिर्फ 1 महीना है काशिफ, नवंबर में वो नवंबर में फिर इसको एक्सटेंड करेंगे। आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। आपने मुझे बताइए कितने ऐसे कॉर्पोरेट कंपनीज हैं कि जो इस ट्रांजैक्शन के लिए इस वक्त रेडी है। यार पहले भी वो बैंक से ही ट्रांजैक्शन करते थे ना, तो अब ऐसी कौन सी नई कोई जिद्दत लेके आ रहे हैं कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ही होगी सिर्फ? इसमें क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट? एफबीआर मस्ट कम एंड एक्सप्लेन कि इसके पीछे क्या रीजन है। रैशनल तो वो ये बता रहे हैं ना, रैशनल ये बता रहे हैं कि जनाब आपका एक चेक जो है पोस्ट डेटेड वो पूरी मार्केट के अंदर घूमता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन बेशक वो चाह रहे थे, लेकिन जब आप डिजिटल मोड में पेमेंट करेंगे तो उस पर काउंटर पार्ट भी आपके सामने खड़ा होगा और फिर उस काउंटर पार्ट के अकाउंट को एफबीआर चेक करेगा कि वो अकाउंट उनके पास रजिस्टर्ड है या नहीं। ये कह रहे हैं। इमरान, मैं आपको बताऊं लॉ इनकम टैक्स का ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन above 10,000 rupees has to be paid through a cross check. क्रॉस चेक का मतलब ये है कि अगर जीशान प्राइवेट लिमिटेड को जो है काशिफ प्राइवेट लिमिटेड को या काशिफ अनवर इंडिविजुअल को कोई पेमेंट करनी है या इमरान सुल्तान को कोई पेमेंट करनी है, दैट हैज टू बी मेड थ्रू अ क्रॉस चेक एंड कैन नॉट बी मेड अदरवाइज देन अ क्रॉस चेक। तो ये चेक अगर क्रॉस है तो ये घूमने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि ये इसका मतलब है कि ये इनका फेलियर है। इसका मतलब है कि ये जो है कभी भी इस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। देखिए, आपको डायनामिक्स देखने पड़ते हैं कि आपका क्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है। आपको ये डायनामिक्स देखने पड़ते हैं कि क्या ये जो आप अमेंडमेंट ओवरनाइट लाने के लिए जा रहे हैं, क्या आपने इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म काशिफ अनवर योर टेक के ये जो सिस्टम बात की जा रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो आपके पास बैंक ड्राफ्ट्स हैं, आपके पास क्रॉस चेक्स हैं, आपके पास और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दैट्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो दुनिया भर में होता है, जो पाकिस्तान में भी अब से 2 महीने पहले तक हुकूमत जो है वो एफबीआर के लिए तरजीही बुनियाद के ऊपर था। अब इसको चेंज किया जा रहा है। क्या डिजायर्ड नताइज हासिल हो सकेंगे? और अगर हुकूमत ये करने जा रही है तो कंपनीज के लिए काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम चाहते कि हम डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं या डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। देखिए, हम डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं। अब बात यह है कि हमारा क्या मोटो है कि हमने सबने टैक्स नेट के अंदर आना है, पर हमने कंप्यूटर के जरिए टैक्स नेट के अंदर नहीं आना। अब देखिए, इन्होंने सिर्फ कंपनीज को ही नहीं किया, इन्होंने
आपके इंडिविजुअल्स को भी कर दिया है, एओपीज को भी कर दिया है। सारा मसला तो यही है, आपका प्रॉब्लम कंपनीज के साथ नहीं था। एफबीआर का मसला कंपनीज के साथ, एफबीआर का मसला जो है वो फर्म्स के साथ है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के साथ है, जो पार्टनरशिप के साथ है, प्रोप्राइटरशिप के साथ है, उनकी कॉस्ट के ऊपर ये कंपनीज को पकड़ लें। एक बात ऐड करूं यहाँ पे, देखें जो कंपनीज हैं उनको तो उन्होंने कह दिया कि आप डिजिटल मोड पे चले जाएंगे, हम आपका पे ऑर्डर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका चेक भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा सवाल यहाँ पर एफपीआर से ये है कि क्या जो चेक होता है और जो क्या पे ऑर्डर होता है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता? क्या वो हमारे बैंक अकाउंट से निकल के दूसरे बैंक अकाउंट में नहीं जाता? भाई आपने जो डिजिटल मोड का है, आप चले चेक को खत्म कर दें, आप अगर पे ऑर्डर भी कह दें कि जनाब पे ऑर्डर होगा। और एक और बात देखें, क्या हमने बिजनेसेस को खत्म करना है? आपके बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स पेमेंट के ऊपर होते हैं कि आप क्रेडिट पे लेते हैं, आप 15 दिन का या यही चलता है पूरे पाकिस्तान में। बिजनेस का मॉडल यही है, क्रेडिट, और वो क्रेडिट जो है बैक्ड बाय पोस्ट डेटेड चेक्स। और जो कंपनीज होती हैं, देखिए कंपनीज नॉर्मली कैश के चेक नहीं देती, कंपनीज 99% क्रॉस चेक देती हैं और पार्टी के नाम का चेक देती हैं। जब पार्टी के नाम का चेक आपको दे दिया तो वो मार्केट में कैसे फ्लोट करेगा? मार्केट में तो वो जा ही नहीं सकता। मार्केट में जो चेक्स जाते हैं, देखें वो एओपीज पे जाते हैं या वो इंडिविजुअल्स के जाते हैं। और एक बात और ऐड करता चलूं, उन्होंने जो ये शर्त रखी है वो एग्रीगेट की रखी है कि अगर आपका किसी हेड में एक्सपेंस 2.5 लाख रुपए का एग्रीगेट हो जाएगा तो फिर आपको तमाम पेमेंट्स अपनी वाया चेक, जो एओपी और इंडिविजुअल्स हैं और जो कंपनीज हैं, उन्होंने तो करनी डिजिटल मोड से है। तो ये देखें जितने रिटेलर्स हैं, जितने एओपीज हैं और जितने इंडिविजुअल्स हैं, वो भी अपनी खैर मनाएं कि उनको भी, क्योंकि देखें जितनी परचेजेस भी हैं वो भी आपकी इसी हेड के अंदर आएंगी। आपके तो नॉर्मली इसलिए ये बहुत बड़ा इश्यू खड़ा हो जाएगा। और देखें हम इसके लिए इन्हें अपने सिस्टम को चेंज करना होगा, इसमें चेंजेस लाने होंगे। देखें डिजिटल मोड के लिए तो जो कंपनीज हैं वो भी तैयार नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो भी मैनेजर फाइनेंस होगा या जो भी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो कंप्यूटर पे ही बैठा रहेगा कि मैंने पेमेंट को अलाउ करना है कि मैंने पेमेंट को अलाउ नहीं करना। आपकी तो जितनी पेमेंट्स भी होंगी वो तो वाया डिजिटल मोड। आई गॉट योर पॉइंट। जीशान, अब जाहिर है कि अल्टीमेट जा रहे हैं हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, हुकूमत को भी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन थ्रू डिजिटाइजेशन। दुनिया भर में पहले डॉक्यूमेंटेशन हुई, फिर डिजिटाइजेशन हुई, हम डिजिटाइजेशन के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन करने जा रहे हैं। ये भारी सौदा होगा हमारे लिए, नहीं समझते आप? भारी नहीं, बहुत भारी सौदा होगा जनाब, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि वो एक मिसाल दी जाती है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। मसला ये है कि ये जो भी इस वक्त अहकामात लिए जा रहे हैं, इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्यों डिजिटल पेमेंट्स की तरफ हम गए। क्या इसमें ऐसा तो नहीं कि किसी कंपनीज को फायदा पहुंचाना था? ये जरूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज कई साल से, आज से नहीं, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो थ्रू क्रॉस चेक पेमेंट करती है। सेल्स टैक्स का कानून ये कहता है, सेल्स टैक्स का कानून तो यहां तक कहता है कि अगर आपकी 50,000 रुपए से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन है तो आप अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से वो चेक इशू करेंगे जो उसके बिजनेस बैंक अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा मसला ही नहीं क्रिएट होता या उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवर एंड अबव सर, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट के अंदर आके इसको डिबेट करें, मुंतखब नुमाइंदों के साथ, ये स्टेक होल्डर्स के साथ डिबेट हो। आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत लेकर आ रहे हैं, आपका तो पूरा का पूरा जो ऑर्डिनेंस है इनकम टैक्स का, वही ऑर्डिनेंस की शक्ल में मौजूद है। ये अलमिया नहीं है क्या जनाब? ऐसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं कि जिसपे आप और मैं कई दिनों तक डिबेट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। यकीनन ये चीजों को डिस्कस होना चाहिए, इन्हें डेलिब्रेट होना चाहिए, इनको स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जब तक आप एक चीज अप्लाई करने जा रहे हैं किसी के ऊपर और आप उससे डिस्कस नहीं करेंगे कि यार तुम इस ट्रांजैक्शन के लिए इस तरीके से प्रॉपर कर सकोगे, आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने आज से लगा दिया, यार मैंने लगा दिया, लॉ ले आया हूं मैं, अब ये तुम जानो और तुम्हारे सिस्टम्स जाने, ऐसा कैसे?
आपने इन तमाम हजरात की, तमाम माहिरीन की राय जानी। बात सिर्फ इतनी सी है कि हुकूमत जो है इनकलाब चाहती है। इनकलाब इर्तका से आता है और इर्तका वक्त मांगता है। शायद यहां पर वक्त नहीं दिया जा रहा, जिसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मजीद बढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।